क्लास 12th केमिस्ट्री अध्याय 3 विद्युत रसायन। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था सेल के प्रकार। ठीक है, उसमें आपको बताया गया था 3 प्रकार के सेल होते हैं। हालांकि कई कई किताबों में 2 ही प्रकार के बताए जाते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक प्रकार के सेल। ठीक है, तो आपने प्राथमिक और द्वितीयक प्रकार के सेलों को जाना था। इसमें अब ईंधन सेल बचा था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम जानेंगे ईंधन सेल क्या होता है और भी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम देखेंगे विद्युत रसायन से संबंधित। ठीक है, पहले ये जानेंगे कि ईंधन सेल क्या होता है। अभी तक आपने देखा है जितने भी सेलों को, उसमें क्या होता है कि जो भी रासायनिक पदार्थ होता है वो सेल के अंदर होता है। लेकिन इस सेल में क्या होता है, जो भी इसमें ईंधन के रूप में यूज़ होता है, फ्यूल के रूप में यूज़ होता है रासायनिक पदार्थ, वो सेल को बाहर से दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको ईंधन सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ऐसा सेल जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन एवं मेथेनॉल जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाता है। यानी इसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन, मीथेन, मेथेनॉल जैसे ईंधनों की दहन किया जाता है। ठीक है, इस सेल में ईंधन को सेल के अंदर नहीं रखा जाता। अभी हमने आपको बताया कि ईंधन को क्या किया जाता है, सेल के बाहर ही रखा जाता है और उसे से लगातार प्रवाह बनाए रखा जाता है। यानी लगातार सेल को ईंधन दिया जाता है, बल्कि बाह्य स्रोतों से सेल की ईंधन की सतत आपूर्ति कराई जाती है। अब इस प्रकार का सेल, ठीक है, अब कई प्रकार के ईंधन प्रयोग किए जाते हैं। हाइड्रोजन है, मीथेन है, मेथेनॉल है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। अभी इसमें हम एक प्रकार का हाइड्रोजन इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मेथेनॉल और मेथेन का भी इसी प्रकार यूज़ होगा ईंधन सेल में। तो हम पहले देखेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल क्या है। एक बड़े पात्र में ग्रेफाइट के एनोड व कैथोड लगाकर, एनोड कैथोड यानी सेल के 2 टर्मिनल्स हैं, ये आपको बताया जा चुका है। ठीक है, लगाकर मध्य में क्षारीय माध्यम NaOH या KOH। अब आप फिगर में देखिए। ठीक है, फिगर में देखिए क्या है। ये एक बड़ा पात्र है, इसमें क्या किया गया है, एक एनोड और एक कैथोड लगाया गया है और इसके बीच में क्या किया गया है, एक क्षारीय माध्यम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH भर दिया जाता है। जिससे में क्या होता है, एनोड की ओर से हाइड्रोजन गैस, ये एनोड है, इसकी तरफ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है और कैथोड की तरफ से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। उसके बाद क्या होता है कि ये सेल की अभिक्रिया पूरी हो जाती है। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, इनका ये जो जलीय विद्युत अपघट है, इसका ताप बहुत उच्च होता है। ठीक है, बहुत उच्च ताप पर इसको रखा जाता है, जिससे के कारण ही हाइड्रोजन जो है एनोड पर क्या होता है, ये ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीजन जो है ये कैथोड पर अपचयित हो जाता है। तो अपक्रिया का समीकरण हम देखेंगे कि इस अपक्रिया में सेल में क्या क्या रिएक्शन होते हैं, उसके समीकरण को हम समझेंगे। ये नोड पर जो अपक्रिया हो रही है वो हाइड्रोजन का, ठीक है, 4H+ आयन में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण में हमें पता है कि हाइड्रोजन से या कोई भी तत्व हो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो जब 2H2O लिए, ठीक है, इसे 4H+ आयन मिला और 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। उसके बाद क्या होगा, ये H+ आयन OH नेगेटिव आयन के साथ क्या हुआ, संयुक्त होकर चारण जल के बनाया। और ये जल क्या करते हैं, जलीय विद्युत अपघट्ट से एक निकास नली बनी होती है सेल में, उससे निकल जाते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल भी निर्मित हो रहा है। ठीक है, यानी ये जल बनाने का एक उपयुक्त साधन भी मान सकते हैं। आ रही बात समझ में। अपोलो का नाम सुने होंगे, ये एक अंतरिक्ष यान था। ठीक है, अंतरिक्ष अभियान था। उस अपोलो में इस सेल का उपयोग किया गया था विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। और ठीक है, इससे जो जल मिला था यानी H2O, ये पेयजल के रूप में भी उपयोग किया गया था, क्योंकि ये भविष्य के लिए भी एक बैटरी के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, एक विद्युत सोर्स के रूप में उपयोग किया जा सकता है, इसलिए इस सेल को
काफ़ी उपयोगी माना गया है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल को। ठीक है, तो आपने एनोड पर रिएक्शन देखा। अब यदि इन दोनों रिएक्शनों को हम समीकरणों को जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है 2H2 जो गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, जी जो लिखा होता है ये गैसियस, क्यू लिखा होता है ये एक्वस फॉर्म में यानी जलीय फॉर्म में। ठीक है, तो 4OH नेगेटिव ये मिलाकर बना रहा है क्या, 4H2O। ठीक है, जल के 4 अणु लिक्विड फॉर्म में और 4 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। इसके बाद देखते हैं कि कैथोड पर क्या हो रहा है। ठीक है, कैथोड पर ऑक्सीजन का अपचयन होता है तो ऑक्सीजन गैसियस प्लस 2H2O लिक्विड यानी जल मिलकर और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं, 4 OH नेगेटिव आयन बनाते हैं जो जलीय होते हैं यानी जल में मिले होते हैं। अब कुल अभिक्रिया यानी पूरी सेल की जो रिएक्शन है वो क्या है, 2H2 गैसियस प्लस O2 यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, 2H2O बना रहे हैं। ठीक है, यानी जल के 2 अणु बना रहे हैं हम। और क्या हो रहा है, इससे विद्युत ऊर्जा भी हमें मिल रही है इस बैटरी से। ठीक है, तो ये रहा ईंधन सेल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, फिर भी पढ़ना ये आवश्यक है। संक्षारण में क्या होता है कि कोई वस्तु होती है धीरे धीरे वो नष्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे लोहे की कील है, अगर उसको कहीं रख दिया गया है, उसको नमी और ऑक्सीजन पर्याप्त मिल रहा है तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगा। ठीक है, और वो संक्षारित होना शुरू हो जाएगा। प्रकृति में जब धातुएं कार्बोनेट ऑक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट आदि लवणों का निर्माण करके धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं तो उस क्रिया को संक्षारण कहा जाता है। यानी कोई भी धातु हो उसको नष्ट होने की क्रिया को क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। अब संक्षारण 2 प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक संक्षारण होता है, एक विद्युत रासायनिक संक्षारण होता है। ठीक है, उदाहरण में हम देखेंगे कि लोहे में जंग का लगना। ठीक है, निर्माण लोहे में जंग का निर्माण, ये विद्युत रासायनिक संक्षारण अब कह दिया गया विद्युत रासायनिक संक्षारण है। तो इसमें एनोड भी होना चाहिए, कैथोड भी होना चाहिए, यानी विद्युत रासायनिक भी एक सेल की भांति कार्य करे। ठीक है, अब ये विद्युत रासायनिक संक्षारण है यानी लोहे में जंग लगना क्या है, एक शेल अपक्रिया है। यानी सेल में जैसे रिएक्शन होता है, ठीक है, एनोड और कैथोड पर, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन हमने आपको बताया था कि जहाँ ये दोनों साथ साथ अपक्रियाएँ होती हैं उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, कैसे जंग लगता है। सर्वप्रथम लोहे में जल के H+ आयनों के कारण, लोहे में जब जल का H+ आयन मिलता है, ठीक है, आयनों के कारण क्या हो रहा है, फेरस है ये Fe यानी लोहे का एक परमाणु है का Fe2+ में ऑक्सीकरण हो जाता है। किसके कारण, H+ आयन के कारण Fe+2 में ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे एनोड अपक्रिया कहते हैं। एनोड पर क्या हो रहा है, 2Fe ये मिलाकर क्या बना रहा है, Fe2++ 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है। ठीक है, और इसकी जो विभव ऊर्जा है, ठीक है, उसका जो विभव है वो कितना है, -0.44 वोल्ट। ठीक है, ऑक्सीकरण विभव कह सकते हैं आपको। तो ये जो हो रहा है एनोड पर, इसका ऑक्सीकरण विभव है वो -0.44 वोल्ट है। अब एनोड से निष्कासित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अपचयन करते हैं। अब ऑक्सीजन भी उपस्थित हो, चाहे जैसे कहीं जंग लग रहा है लोहे में तो ऑक्सीजन तो हमारे चारों तरफ उपस्थित है, तो लोहे के पास भी ऑक्सीजन उपस्थित होगा। अब क्या होगा, जो एनोड से निष्कासित इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का अपचयन करेंगे, जिसे कैथोड अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीकरण हुआ था, ठीक है, एनोड अपक्रिया कहते हैं, तो वो ऑक्सीकरण हुआ जिससे एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। चूँकि वहाँ कोई इलेक्ट्रोड नहीं लगा होता है एनोड कैथोड, ठीक है, फिर भी हम मान सकते हैं कि एक सेल अपक्रिया है और इसमें क्या हो रहा है, एनोड अपक्रिया और कैथोड अपक्रिया हो रही है। हम तो ये देखेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 H+ आयन और O2, यानी O2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, ये दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, 2H2 यानी जल के 2 अणु बना लेते हैं। और इसका जो अपचयन विभव है वो +1.23 वोल्ट है। ठीक है, उपरोक्त दोनों अपक्रियाओं के आधार पर लोहे में जंग लगना एक सेल अपक्रिया है। ठीक है, अभी दोनों रिएक्शन आपने देखा कि जैसा कि सेल में होता है
अब इसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लोहे में जो जंग लगने की प्रक्रिया है वो सेल अपक्रिया के तरह ही है, ठीक है, यानी सेल अपक्रिया भी इसे कहा जा सकता है। अब इसका पूर्ण अपक्रिया क्या हो जाएगी, 2Fe + 4H + O2, ये क्या बना रहा है 2Fe + 2 + 2H2O, ठीक है। और ई सेल का मतलब है सेल का पूर्ण विभव, ठीक है। कुल विभव क्या हो जाता है, कैथोड पर विभव माइनस एनोड पर विभव। अब एनोड पर विभव तो माइनस में पहले ही अब माइनस कर देंगे, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.67 वोल्ट, यानी ई सेल। यानी इस प्रकार से जो सेल का कुल विभवांतर है, ठीक है, या वोल्टेज जो मिलता है हमें जंग लगने में वो कितना मिलता है 1.67 वोल्ट मिलता है, ठीक है। आगे देखेंगे कि लोहे में पूर्ण सेल अपक्रिया से बने Fe2+ आयन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में Fe3+ आयन में ऑक्सीकरण हो जाता है। अब Fe2+ आयन जो है ये क्या हो रहा है, एक बार फिर से ऑक्सीकृत हो रहा है और किस में बदल रहा है, Fe3+ आयन में, फेरस से फेरिक आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे लाल भूरे रंग का पाउडर, आपने देखा होगा कि जब लोहे में जंग लगता है तो वो लाल भूरा रंग का पाउडर सा बना होता है, ठीक है, जिससे लाल भूरे पाउडर का निर्माण होता है, जिसे जंग कहा जाता है। यानी अब इसकी पूर्ण अपक्रिया हो गई 4Fe + 2, ठीक है, यानी ये इसका आयन जो है +2 आयन है, प्लस XH2 है। XH2 इसलिए लिया गया है क्योंकि कितने जल वहाँ पर उपस्थित है ये पता नहीं होता है, तो XH2 लिया गया है। और 3O2 यानी ऑक्सीजन का केवल 3 ही अणु उपयोग करता है। उसके बाद बनाता है 2Fe2O3 × XH2O, जल के कई अणु लगे होते हैं। इसको जो ये बना है ये पूरा लाल भूरा पाउडर होता है। अब संक्षारण के उपाय, यानी संक्षारण से बचने के उपाय, ठीक है। संक्षारित होने में क्या होता है, धातुएं नष्ट हो जाती हैं, तो नष्ट होने से बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। किसी धातु को संक्षारण से बचाने के लिए अधिक क्रियाशील धातु का लेप किया जाता है, ठीक है। अधिक क्रियाशील धातु का जब लेप करेंगे तो क्या होगा, जो ये क्रिया हो रही है ये केवल उन्हीं धातुओं पर होगी जिस पर लेप किया गया है, बाकी जो हमारा मुख्य धातु है वो क्या होगा, बच जाएगा। जैसे लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए जिंक, एल्युमिनियम और SN टिन का यूज किया जाता है, धातु का लेप किया जाता है। और हम अपने घर में भी संक्षारण से बचने के लिए क्या करते हैं, ऑयल लगा देते हैं। जैसे लोहे के कोई वस्तु बनी है लोहे की तो उस पर ऑयल लगा देते हैं या फिर पेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब संक्षारण से बचने के उपाय हैं। उसके बाद है विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। अभी तक आपने सेल जाना क्या होता है। अब विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं या विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है। पहले तो अपघटन क्या होता है। अभी आपने देखा कि जो भी क्या हो रहा है, सेल है उसमें कोई ना कोई विद्युत अपघट्य लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये टूट कर यानी अपघटित होकर आयन बनाते हैं, जिससे क्या होता है, धारा प्रवाह होता है, ठीक है। अब आयन के कारण ही धारा क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। उसी पदार्थ को, ठीक है, जो अपघटित हो रहे हैं उसे अपघट्य कहा जाता है। और अपघटनी सेल में यानी उन पदार्थों का अपघटन होता है, ठीक है। इस सेल में क्या हो रहा है, अपघट्य का अपघटन होता है, इसीलिए इसे विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। अब देखिए, जब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो उसे अपघटनी सेल कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा यानी कुछ रासायनिक पदार्थ है उसमें विद्युत ऊर्जा जब प्रवाहित की जाती है तो वो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। रासायनिक ऊर्जा में कैसे परिवर्तित हो जाती है, जब विद्युत उसको दिया जाता है तो जो विद्युत अपघट्य हैं वो अपघटित होकर आयनित हो जाते हैं, ठीक है। अब उसी आयन में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उपस्थित होती है, ठीक है। अपघटनी सेल में धारा का प्रवाह चालकता कहलाता है, ठीक है। अब विद्युत अपघट्य जो है उसमें जो आयन है, ठीक है, आयन के प्रवाह से ही धारा उत्पन्न होती है और धारा के प्रवाह को चालकता कहते हैं। चालकता भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। पहले तो है धात्विक चालक, और धात्विक चालक में उपस्थित, ठीक है, धारा प्रवाह को चालकता कहा जाता है, धात्विक चालकता।
इसमें धातु में धारा कैसे प्रवाहित होती है ये बताया गया है धात्विक चालक में, ठीक है। इसमें धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन की सहायता से होती है। अगर आप कंपैरिजन देखना चाहें कि धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में क्या अंतर है, तो इसमें जो है यानी धात्विक चालक में क्या होता है, धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की सहायता से, जबकि विद्युत अपघटनी चालक में क्या होता है, धारा का प्रवाह आयनों की सहायता से। अभी हमने बताया कि आयन क्या है, जो अपघट्य हैं, ठीक है, ये अपघटित होकर क्या होते हैं, आयन बनाते हैं, और इसी कारण क्या होता है, धारा का प्रवाह आयनों की सहायता से होता है। धात्विक चालक में क्या होता है कि इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, जबकि क्या होता है, विद्युत अपघटनी चालक में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, यानी जो अपघट्य होता है वो आयनों में परिवर्तित हो जाता है। इसमें पदार्थ का प्रवाह नहीं होता, प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉनों का होता है, यानी धात्विक चालक में केवल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, पदार्थ का प्रवाह होता है। पदार्थ क्या होते हैं, आयन, ठीक है, जैसे H+ आयन, OH- आयन, ये प्रवाहित होते हैं, तो ये पदार्थ के रूप में होते हैं, ठीक है। उसके बाद ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है, ठीक है। धात्विक चालकों की चालकता क्या होती है कि यदि कोई तांबा है, अगर उसका ताप हम बढ़ा दें तो उसकी चालकता कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो जाएंगे और वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, सुगमतापूर्वक, इसलिए क्या होगी, चालकता कम होगी। किंतु क्या हो रहा है कि यहाँ विद्युत अपघटनी चालक में ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ रही है, क्योंकि आयनों की गति बढ़ जाती है। जैसे ही ताप बढ़ाते हैं हम, आयनों की गति बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, विद्युत अपघट्य। अभी हमने आपको बताने की कोशिश की कि विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो पहले समझ लेते हैं पूरी तरह से कि विद्युत अपघट्य क्या है, ठीक है। वे रासायनिक पदार्थ जो धारा प्रवाह से आयनित हो जाते हैं, यही हमने अभी आपको बताया कि आयनित होने वाले पदार्थ क्या हैं, विद्युत अपघट्य हैं। तो वे रासायनिक पदार्थ जो धारा प्रवाह से आयनित हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य जो होता है ये पूर्ण आयनित हो जाते हैं, ठीक है, यानी ये पूरी तरह जितने भी इसके अणु होते हैं ये पूरी तरह आयनित हो जाते हैं। जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या होता है, ये धारा प्रवाह से पूर्ण आयनित नहीं होते, ठीक है। यानी अगर इसमें धारा प्रवाहित करेंगे आप प्रबल विद्युत अपघट्य में तो ये पूरी तरह आयनित हो जाएंगे, किंतु दुर्बल विद्युत अपघट्य ये पूरी तरह आयनित नहीं होंगे। ये कम मात्रा में भी 100% आयनित हो जाते हैं, ठीक है। अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है उसकी कम मात्रा भी है तो पूरा 100% आयनित हो जाएगा, किंतु दुर्बल विद्युत अपघट्य के साथ ऐसा नहीं होता है, ये धीरे धीरे आयनित होते हैं। अब प्रबल विद्युत अपघट्य में जैसे HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें जब विद्युत इसके विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है H+ और Cl नेगेटिव में, यहाँ से ये H+ और SO4-, ठीक है, Na+Cl-, ये Na+SO4-, ये Na+OH-, इस तरह के आयनों में वियोजित हो जाते हैं, ठीक है, टूट जाते हैं। और यहाँ ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ये CH3CO नेगेटिव और H+ आयन में, ठीक है, इस तरह से ये वियोजित हो रहे हैं। उसके बाद अपघटनी सेल क्या है, ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल क्या है ये हम जानेंगे। यह एक स्वतः अपरिवर्तित, ठीक है, प्रकृति का सेल है, मतलब ये स्वतः अपरिवर्तित रहता है, यानी इसमें अगर स्वतः चाहे कि परिवर्तन हो जाए, ठीक है, तो ये अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। जिसमें गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान अधिक होता है। इसके पहले वीडियो में आपको गिब्स मुक्त ऊर्जा बताई गई थी, ठीक है, जो सेल द्वारा किए गए कार्य में हानि के बराबर होता है। तो इसमें हानि के बराबर नहीं होता बल्कि इसका मान अधिक होता है, यानी पॉजिटिव होता है, और वहाँ पर क्या होता था, निगेटिव होता था। तो सेल के लिए, ठीक है, यहाँ अपघटनी सेल के लिए क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है। इसकी संरचना हम देखते हैं कि अपघटनी सेल की संरचना क्या है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया जिस पात्र में होती है उसे वोल्टामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टामीटर, यानी जो भी पात्र में अपघट्य लिया जाता है उसे वोल्टामीटर कहते हैं। एक वोल्टामीटर में HCl अपघट्य भरकर एनोड व कैथोड की छड़ें लगाकर सेल से धारा प्रवाहित की जाती है। क्या किया जाता है, सेल से धारा प्रवाहित, अभी तक जो सेल यूज़ किया जा रहा था उस सेल से धारा ली जाती थी, लेकिन अपघटनी सेल में क्या हो रहा है कि धारा जो है हम इसमें प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है।
सेल से धारा प्रवाहित की जाती है। एनोड पर ऑक्सीकरण व कैथोड पर अपचयन से पदार्थ की मात्रा प्राप्त होती है। अब कैथोड पर क्या हो रही है, कुछ पदार्थ अवक्षेपित हो रहे हैं। जैसे अगर आप रिएक्शन में देखें तो Cl का क्या हो रहा है, Cl माइनस ये हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लीव कर रहा है। ठीक है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, इसको त्याग दिया। ठीक है, इसने ऑक्सीकरण हुआ इसका। ठीक है, ऑक्सीकरण के पश्चात किसने हाफ Cl2 यानी क्लोरीन का क्या किया, अवक्षेपित कर दिया क्लोरीन को। और यहाँ कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर हाइड्रोजन जो आयन है ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपचायित हो जा रहा है और हाफ H2 बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है, हाफ H2 बना रहा है, यानी ये एनोड पर अवक्षेपित हो रहा है, यानी इसका अवक्षेप जो है वो एनोड पर प्राप्त हो रहा है। चूँकि ये गैस है। ठीक है, तो एनोड और कैथोड से हमें कैसे गैस भी मिलता है ये भी हमने पहले देखा है। ठीक है, आगे क्या देखते हैं, ये विद्युत अपघटनी सेल है। ठीक है, क्या है, अपघटनी सेल है। इसकी संरचना, अपघटनी सेल में क्या किया गया है, ये एक वोल्टामीटर जिस पात्र में रखा जाता है उसको वोल्टामीटर कहा जाता है। वोल्टामीटर में HCl लिए हैं और इस पर एनोड और कैथोड 2 रॉड डाल लिए हैं और इसमें क्या किया जा रहा है, विद्युत धारा का प्रवाहित हो जा रहा है। मान लीजिए HCl विलयन इसमें पड़ा है तो HCl का क्या हो जाए, HCl आयनित हो रहे हैं और ये क्लोरीन नेगेटिव जो है ये एनोड की तरफ जा रहा है और H प्लस क्या हो रहा है, कैथोड की जा रहा है। तो Cl का क्या हो रहा है, इस पर एनोड पर ऑक्सीकरण और H प्लस का क्या हो रहा है, कैथोड पर जो हो रहा है वो अपचयन हो रहा है। ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, फैराडे ने विद्युत अपघटन से संबंधित कुछ नियम प्रतिपादित किए या कुछ नियम दिए। ठीक है, उसको हम समझेंगे कि फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम क्या है। अपघटनी सेल में अपघटनों की मात्रा, अभी बताया जा रहा है कि जो ये अपघटनी सेल है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अपघट्य की मात्रा का अध्ययन किया जा रहा है। मात्रा जो है इस पर अवक्षेपित हो जा रहा है एनोड और कैथोड पर, उसी की मात्रा जो है अध्ययन किया, उसी की मात्रा का अध्ययन किया किसने, फैराडे ने, और इसी पर आधारित 2 नियम दिए। ठीक है, फैराडे के निम्न 2 नियमों से किया जाता है अवक्षेप की मात्रा का आकलन या अध्ययन। ठीक है, तो प्रथम नियम इन्होंने दिया कि इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। क्या कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड यानी एनोड और कैथोड, यदि इस पर कुछ पदार्थ की मात्रा अवक्षेपित हो रही है तो अपघट्य से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, वो प्रवाहित आवेश यानी जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उसके समानुपाती होता है। अब हम मान लेते हैं कि Q कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, आवेश हम इसमें विद्युत अपघटनी सेल में आवेश दिया जाता है ना, यानी धारा दी जाती है। ठीक है, धारा आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहा जाता है। तो आवेश जब देंगे यानी धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, प्रवाहित होने पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा m है। हमने मान लिया कि Q कूलाम आवेश को क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, तो हमें यह मात्रा किसी टर्मिनल पर मिल रही है, किसी टर्मिनल पर मिल रही है। ठीक है, तो ये m प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q यानी जो आवेश दिया गया है। ठीक है, और m क्या है, m मात्रा है कि कितनी मात्रा अवक्षेपित हो रही है। अब m बराबर हम लिख सकते हैं ZQ। Z क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, एक नियतांक है, इसको क्या कहा जाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z को क्या कहा जाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, अब Q बराबर हम जानते हैं Q इज इक्वल टू IT होता है। ठीक है, आवेश बराबर धारा गुणे समय, आवेश प्रवाह की दर धारा होती है यानी I इज इक्वल टू Q/T। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QIT हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। वहीं से हमने लिया है कि M बराबर ZIT। ठीक है, अब देखिए कि यदि I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकेंड, यहाँ पर यदि I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकेंड हो तो M बराबर Z हो जाएगा। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि किसी विद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर की धारा, ठीक है, यदि किसी विद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर की धारा
1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए तो प्राप्त पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी। यानी जब 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड के लिए किसी अपघट्य में प्रवाहित की जा रही है तो अवक्षेपित मात्रा जो होगी वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी, क्योंकि ए भी 1 है, आई भी 1 है और टी भी 1 है। तो 1 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जेड ही केवल बचेगा, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक और जो मात्रा होगी ये इसके बराबर हो जाएगी। कब होगी? जब धारा का मान 1 एम्पीयर और समय का मान भी 1 सेकंड होगा। आगे देखते हैं द्वितीय नियम। ठीक है, द्वितीय नियम में क्या कहा है फैराडे ने? फैराडे ने द्वितीय नियम में कहा है जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों से प्रवाहित की जाती है। अभी तो विद्युत अपघट्य एक ही था, लेकिन जब विद्युत अपघट्य अलग अलग हैं, ठीक है, और उनसे समान विद्युत मात्रा यानी एक ही, जैसे 1 एम्पीयर है तो 1 एम्पीयर की धारा अलग अलग अपघट्य से, जैसे एक H2SO4 हो गया, एक HNO3 हो गया, HCl हो गया, ठीक है, इस तरह से अलग अलग विद्युत अपघट्य लेते हैं और एक समान मात्रा की धारा को क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। यानी 1 एम्पीयर चाहे 2 एम्पीयर, जितना भी एम्पीयर लेंगे और वो सब विद्युत अपघट्य से प्रवाहित करेंगे। प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं उनके तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होते हैं। मात्राएं जो होंगी वो प्रत्येक स्थिति में क्या होगा? तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होते हैं। माना भिन्न भिन्न अपघट्यों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, अलग अलग अपघट्य को इलेक्ट्रोड लगा के, ठीक है, क्या किया गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। अभी आगे चित्र में दिखाया जाएगा, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। जोड़ने पर क्या हो रहा है? प्राप्त मात्राएं M1 M2 M3 जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर अवक्षेपित जो हो रहा है मात्रा M1 है, M2 है, M3 है तथा इनके तुल्यांकी भार कितना है? E1 E2 और E3 है। ठीक है, तब द्वितीय नियम से क्या हो रहा है? M प्रोपोर्शनल E यानी तुल्यांकी भार के। अब एक सेल के लिए क्या होगा? क्योंकि 3 जोड़े गए हैं तो पहले के लिए होगा M1 = E1, दूसरे के लिए M2 = E2 और तीसरे के लिए M3 = E3। ठीक है, 3 जोड़ दिए गए हैं। ये भिन्न भिन्न कह रहा है तो 3 लिया गया है। ठीक है, आप और भी ले सकते हैं, केवल 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बाधा नहीं है। अब इसको समीकरण 1 मान लिया गया है, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3। अब समीकरण 1 एवं 2 से क्या किया गया है? 1 को 2 से भाग कर दिया गया तो क्या मिला है? M1/M2 = E1/E2। ये समीकरण हो गया 4। अब देखिए 2 और 3 में भी यही प्रक्रिया करने पर, 2 और 3 में भी यही प्रक्रिया हम करते हैं जो 1 और 2 के साथ की है, तो हमें क्या मिल जाएगा? M2/M3 = E2/E3। ठीक है, इसे समीकरण 5 मान लेते हैं। हम जानते हैं कि M = ZIT। ठीक है, ये प्रथम नियम से आया था। तब क्या होगा? समीकरण 4 से, समीकरण 4 हमारा ये था M1/M2 = E1/E2। इस समीकरण हम M बराबर क्या रखते हैं? ZIT। ये हो जाएगा Z1IT। ठीक है, M1 बराबर, अगर यहाँ M1 बराबर होता है तो Z1IT होगा। ठीक है, M2 बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, M2 बराबर होगा Z2IT। तो यहाँ हमने लिख दिया है कि Z1IT / Z2IT। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? E1 E2। ये E1 E2 के बराबर है। ठीक है, या हम इस सकते लिख सकते हैं यहाँ से IT और IT क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, IT क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा? Z1/Z2 = E1/E2। ठीक है, अतः किसी तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z उसके तुल्यांकी भार E के समानुपाती होता है। यानी हम कह सकते हैं कि Z प्रोपोर्शनल E या E प्रोपोर्शनल Z दोनों क्या हैं? समानुपाती हैं। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं FZ = E। FZ F क्या है? एक फैराडे कांस्टेंट है। क्या है? फैराडे कांस्टेंट है। अब आगे देखते हैं कि फैराडे कांस्टेंट क्या है। या हम लिख सकते हैं, ठीक है, Z = E/F, क्योंकि यहाँ था FZ = E, तो हम यहाँ क्या करेंगे? Z को यहीं रोकेंगे तो E/F हो जाएगा सब। ठीक है, जब दूसरी साइड में इसको लाएंगे। और फैराडे नियतांक कितना होता है? ये 96,500 कूलाम होता है। ठीक है, ये आवेश का मात्रक होता है फैराडे। तो कूलाम भी मात्रक होता है, तो ये फैराडे बड़ा मात्रक है, इसलिए 1 फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलाम।
ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि 96,500 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर प्राप्त तुल्यांकी भार विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ठीक है, अगर 96,500 कूलम आवेश हम प्रवाहित कर रहे हैं किसी विद्युत अपघट्य से, तो जो प्राप्त तुल्यांकी भार है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ठीक है, प्रथम नियम से क्या हमने देखा था कि M बराबर ZIT या Z बराबर M/IT। ठीक है, इससे क्या मिल जाएगा, M इज इक्वल टू E इंटू, ठीक है, ये M इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अब यहाँ Z की वैल्यू हम रख देंगे। Z की वैल्यू यहाँ से E/F, ठीक है, F की वैल्यू कितनी है 96,500, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें इस पूरे से M बराबर E इंटू IT होल डिवाइडेड बाई 96,500। M क्या है, एकत्रित पदार्थ की मात्रा है, E तुल्यांकी भार है, ठीक है, I क्या है, धारा एम्पियर में है, और T क्या है, समय, इसको सेकंड में लेते हैं। ठीक है, ये रहा 3 विद्युत अपघट्य वाला सेल जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। पहला विद्युत अपघट्य है CuSO4, दूसरा AgNO3 और तीसरा H2SO4। तो इन पर अवक्षेपण की मात्रा इनके तुल्यांकी भार के बराबर होती है। ठीक है, ये अलग अलग विद्युत अपघट्य हैं और एक ही बैटरी से इनमें श्रेणी क्रम में धारा प्रवाहित की जा रही है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, ठीक है, देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि Cr2O7-2 ये बना रहा है Cr3+ में कितने कूलाम धारा की आवश्यकता होगी। तो कूलाम कितने कूलाम धारा की आवश्यकता होगी, तो ये क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। यहाँ Cr+3 है, तो पहले क्या करेंगे, हम इसको संतुलित करेंगे, समीकरण को संतुलित करेंगे। Cr2O7-2 + 6 इलेक्ट्रॉन, इसको अपचयित करेंगे, प्लस 14H+ आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। तो ये क्या करेगा यहाँ से, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखिए ये बन जाएगा 2Cr+3 + 7H2, ठीक है, यहाँ पर 7H2 ऐड कर दिया गया, और क्योंकि यहाँ क्रोमियम 2 था इसलिए हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, संतुलित करना आपको बताया गया होगा कक्षा 10 में। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 14, इन सब का योग करेंगे तो कितना होगा, -2 + 14, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ -6 है, तो दोनों को जो जोड़ेंगे तो +6 आएगा, और दूसरी तरफ भी +6 है। ठीक है, यानी कितने कूलम आवेश, अब जितने इलेक्ट्रॉन है उसको एक फैराडे से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन थे प्लस में, तो ये एक फैराडे से मल्टीप्लाई करेंगे, और फैराडे को हम जानते हैं 96,500 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आप काउंट कर लीजिए, ठीक है, 579,000 कूलम। ठीक है, 5,69,000 सॉरी, ये इतना कूलम धारा जब प्रवाहित करेंगे, ठीक है, आवेश प्रवाहित करेंगे, तो ये मिलेगा ये रिएक्शन हमको। अब है अगला प्रश्न, ठीक है, इसको देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में 1.5 एम्पियर धारा 10 मिनट तक देने पर कैथोड पर कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। हम अभी फार्मूला जान रहे हैं, ठीक है, फैराडे के प्रथम लॉ से क्या होता है, M = ZIT, ये मात्रा है, तुल्यांक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, कितना धारा प्रवाहित की, कितना समय लग रहा है, और M बराबर क्या होता है, E/96,500, क्योंकि Z = E/96,500 होता है, गुणे IT। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें लगना है। कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो ये जो अपचयन हो रहा है कॉपर सल्फेट का, जिससे CO अवक्षेपित हो रहा है, तो CO+ में पहले टूटेगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट तो का CO+2 का जब अपचयन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे और ये CO अवक्षेपित कर देगा। बस हमें केवल इलेक्ट्रॉन इसमें देखना है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें धारा निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, मल्टीप्लाई तो करना पड़ता था फैराडे से, तो फैराडे में 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ई, ठीक है, ये कितना होता है, तुल्यांकी भार कॉपर सल्फेट का होता है 63। ठीक है, कॉपर सल्फेट का तुल्यांकी भार कितना होता है, 63 होता है। अब 63 × 1.5 एम्पियर, ठीक है, इंटू T, ये 10 मिनट था। ठीक है, कितना था, 10 मिनट था। अब 10 मिनट को हमने सेकंड में चेंज कर लिया, यानी 60 से गुणा कर दिया, तो ये 600 हो गया। अब इसको हल कर लेंगे। ठीक है, 63 × 4.5 डिवाइडेड बाई 965। ठीक है, यहाँ से दोनों ज़ीरो काट दिए और ये 2 से
6 को काट दिए 3 आ गया, इससे मल्टीप्लाई कर दिए 51.5 से 3 को तो 4.5 आ गया। उसके बाद ये इतना बचा, इसको सॉल्व कर लिए तो 0.293 ग्राम क्या हुआ, द्रव्यमान कॉपर का अवक्षेपित हुआ है। धन्यवाद।